अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। चेयरमैन तहरीक इंसाफ नरगसियत का शिकार हैं। उनकी मिसाल हादसाती तौर पर तख्तनशी होने वाले सल्तनत रूम के आखिरी शहंशाह नीरू की सी है। तारीख में मिलता है कि एक बार रूम में बड़ी शिद्दत की आग लगी और ये 5 दिन तक पूरे रूम में तबाही मचाती रही। लेकिन उस वक्त नीरू एक पहाड़ी पर बैठा बांसुरी बजाकर इस नज़ारे से लुत्फानंदोज हो रहा था। तारीखदानों की तहरीरों में यह तस्करा भी शामिल है कि सोने का महल बनाने का अपना पुराना ख्वाब पूरा करने के लिए रूम के बेशतर हिस्सों में आग खुद नीरू ने ही लगवाई थी और जब आग के शोले बुलंद हो रहे थे तो अपने दरबारियों के साथ मौसीकी के मजे लूट रहा था। इमरान खान भी ठीक वही हरकतें कर रहे हैं जो मुगल शहंशाह बहादुर शाह जफर अपने सल्तनत के खात्मे के वक्त कर रहे थे। बादशाह जफर उस वक्त अपने आवाम को और जंगजुओं को तो अंग्रेजों से लड़ने की हिदायत कर रहे थे, लेकिन पसे पर्दा वो अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए एक महल से दूसरे महल, दूसरे से तीसरे महल में छुपते फिर रहे थे, चिलबन से लगे बैठे थे और अंग्रेजों को अपनी जान बख्शी के पैगामात भिजवा रहे थे। ऐसे ही इमरान खान कारकुनान को तो जेल भरो तहरीक का मशवरा दे रहे हैं, लेकिन खुद अपनी गिरफ्तारी के डर से जमान पार्क में छुपे हुए हैं और उसे अपनी महफूज पनाहगाह करार दे रहे हैं। बनीगाला में बुलेट प्रूफ कमरे बनवा रहे हैं। इमरान खान अपनी किसी भी चाल में नाकामी पर अपने आप को मैदान जंग का शहसवार साबित करते हैं और मशहूर करते हैं कि शहसवारी मैदान जंग में गिरते हैं वो तिफल क्या गिरे कि जो घुट्टों के बल चले। लेकिन शाहसवार कम से कम मैदान में तो निकलता है, लेकिन चेयरमैन तहरीक इंसाफ तो जमान पार्क और कभी खैबर पख्तूनख्वा में महफूज पनाहगाहें ढूंढने में वक्त सर्फ करते हैं। हकीमुल उम्मत शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल से बड़ी माजरत के साथ, क्योंकि ये शेर उनका नहीं बल्कि अजीम बेग अजीम का है, उसको इकबाल का शेर कह के सबको शहसवार बनाने की जैसी कोशिश हो रही है वो आपने देखी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ सुबह कहते थे कि मैं इनको रुलाऊंगा, आज वो हकीकत में ही अपने कारकुनान और रहनुमाओं को रुला रहे हैं। इमरान खान ये भी कह चुके कि वो हुकूमत से निकलकर ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे और अब हकीकत में खतरनाक हो चुके हैं, लेकिन अपने सियासी मुखालिफिन के लिए नहीं, अपने ही रहनुमाओं और कारकुनान के लिए। इमरान खान खतरनाक होने के हवाले से क्या क्या बयान देते रहे, आज खुद ही अपने लिए खतरनाक बने बैठे हैं। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए जमान पार्क में ये कह रहे हैं कि अगर मैं जमान पार्क से निकला तो मुझे बहुत खतरा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने इक़्तिदार से बेदखली और पार्टी रहनुमाओं की मुसलसल गिरफ्तारियों के बाद नाअहली के डर से जेल भरो तहरीक शुरू करने का ऐलान किया था। ताहम एक दिन बाद ही जेल भरो तहरीक को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शंस के साथ मशरूत करते हुए करार दिया कि अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस 90 रोज से आगे गए तो जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे, क्योंकि दोनों सूबों के इंतखाबात 90 दिन से आगे ले जाना आइन की खिलाफ वर्जी होगा। ताहम नाक़िदीन ये सवाल उठा रहे हैं कि गिरफ्तारी के डर से जमान पार्क के बाहर मजमा लगाने वाले इमरान और जेल में 2-4 दिन की सोबतें बर्दाश्त ना कर सकने वाले और बाद में फूट फूट कर रोने वाले तहरीक इंसाफ के रहनुमा जेल भरो तहरीक कैसे कामयाब बनाएंगे। वैसे इमरान खान अगर जेल भरो तहरीक के लिए इतने ही संजीदा होते जितने वो अपनी तकरीर के दौरान लग रहे हैं, तो सबसे पहले अपनी तमाम हिफाजती जमानतें कैंसिल कराते और केसेस के दौरान पेश होते। लेकिन इसके बरक्स इमरान खान तोशा खाना रेफरेंस के इंतहाई अहम केस में बीमारी का बहाना बनाकर अदालत में पेश नहीं हुए, जिस वजह से उन पर फर्द जुर्म लगाने की जो कार्रवाई है उसका आगाज नहीं हो सका। इमरान खान की जेल भरो तहरीक के ऐलान के बाद से 4 सिमत उठने वाले शोर और तनकीद के बाद कप्तान ने जेल भरो तहरीक में सबसे पहले खुद गिरफ्तारी देने का ऐलान कर दिया है, मगर शायद अब बहुत देर हो चुकी है। बयान से इमरान खान जिस डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, अब इसका नुकसान का खमियाजा भुगतना ही पड़ेगा। कारकुनान में मायूसी इस कदर सरायत कर चुकी थी कि जिसके बाद इमरान खान को बाबरे मजबूरी ये कहना पड़ा कि वो सबसे पहले गिरफ्तारी देंगे, मगर शायद किसी भी जेल भरो तहरीक की नौबत से पहले ही गिरफ्तार करने वालों ने गिरफ्तारी की भरपूर प्लानिंग कर ली है। वो प्लानिंग क्या है जरा वो भी आपके सामने रखते हैं कि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जमान पार्क और बनीगाला का सर्वे मुकम्मल और जायजा ले लिया है ताकि जैसे ही अहकामात मौसूल हो पीटीआई चेयरमैन इमरान खान को गिरफ्तार किया जा सके। जराये के मुताबिक गिरफ्तारी शाम के औकात में की जा सकती है और इस पूरी कार्रवाई में सिर्फ 20 मिनट से ज्यादा का वक्त नहीं लेगा और मुतल्लिका हुकाम ने ऐसा तरीका सोच लिया है जिसमें मजामत भी नहीं होगी। जराये के मुताबिक गिरफ्तारी से पहले वारंट हासिल किया जाएगा। इलाके की रैकी से मालूम हुआ है कि इमरान खान के पास अपनी रिहाइशगाह से गायब होने के रास्ते मौजूद हैं, ताहम गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की सूरत में उन्हें भागने नहीं दिया जाएगा। जराये के मुताबिक पीटीआई फिलहाल इंसानी ढाल को गिरफ्तारी से बचने के लिए तैयार कर रही है। जमान पार्क में मौजूद अफराद की तादाद 48 से 400 के करीब हो सकती है। ये तादाद हफ्ते के आखिरी दिनों में ज्यादा जबकि दीगर दिनों में कम रहती है, इसलिए पुलिस को गिरफ्तारी के लिए भारी नफरी की जरूरत पेश नहीं आएगी। दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान की टांग का जख्म अब ठीक हो चुका है और गिरफ्तारी की सूरत में यह बात मेडिकल रिपोर्ट पे साबित हो जाएगी। जराये का कहना है कि अगर गिरफ्तारी बनीगाला से हुई तो आसान साबित होगी। अब यह सवाल यह है कि इमरान खान अपनी एहतजाजी सियासत की सलाहियत का गलत अंदाजा तो नहीं लगा रहे? क्या उन्हें अंदाजा है कि उनके कितने कारकुन उनकी कॉल पर गिरफ्तारी देने के लिए तैयार होंगे? और सवाल तो यह भी है कि इमरान खान खुद भी इस तहरीक के दौरान गिरफ्तारी देंगे या फिर वीडियो लिंक पर खिताबात पर ही इक्तफा किया जाएगा। इससे पेशतर के मेहमान की तरफ बढ़ूं, इस वक्त इमरान खान को गिरफ्तारी से बचाने के लिए कारकुनान की ढाल का जो लफ्ज इस रिपोर्ट में इस्तेमाल किया गया है,
जमान पार्क के बाहर क्या मनाजिर है और ट्रैफिक का कितना इज़्दिहाम है। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार रिजवान रज़ी साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रिजवान रज़ी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। प्रोड्यूसर साहब तो वो मनाजिर नहीं दिखा सके, लेकिन उम्मीद है कि आपने वो मनाजिर ज़रूर देखे होंगे। लाहौर का एक मशहूर पोश इलाका है ज़मान पार्क, और ज़मान पार्क इसलिए भी मशहूर है कि वहाँ इमरान खान साहब रहते हैं। बरलबे नहर वाक़या है, कैनाल रोड है, और कैनाल रोड के बाहर मुझे कहने दीजिए अनफॉर्चुनेटली कि एक अजाब बर्पा होता है। अजाब बर्पा होता है उन लोगों के लिए जो जिनको निकलना होता है, वहाँ से गुजरना होता है। बड़ा सादा सा सवाल है, क्या किसी के बाप की सड़क है? आपका सवाल बहुत वैलिड है, और हर उस शख्स का सवाल वैलिड है जो जहाँ वहाँ से रोज़ाना गुज़रता है और उसे वो 100 गज़ का जो एरिया है उसे क्रॉस करते हुए घंटों लग जाते हैं। उसका सवाल वैलिड है। उसने वो टैक्स देता है कि यहाँ की सड़कें और ट्रैफिक रवां दवा रहे और किसी की अना की भेंट ना चढ़े। लेकिन अब क्या कीजिए कि ज़मान पार्क में जैसे ही आप दाखिल हों और इमरान खान साहब के घर की तरफ जाएं तो उसके साथ एक पार्क भी पड़ता है। ये जितना भी उन्होंने मेला सड़क के किनारे लगाया हुआ है, ये उस पार्क में भी मेला सजाया जा सकता है। भाई आपने तो सिर्फ वहाँ पे ढोल ढमक्का करना है ना, झींगा लाला हुर करना है इकट्ठे होके, तो वो अंदर कर लीजिएगा। लेकिन नहीं, वो जब तक कोई देखे ना तो फिर दाद कैसे दे इस तमाम अमल को। लेकिन मैं आपके लिए एक अच्छी खबर लेके आया हूँ, और वो ये है कि आपके अब ये मुसीबत के दिन जो हैं उनमें कमी वाक़या हो गई है, होने का इम्कान पैदा हो गया है। क्योंकि कुछ खुफिया इदारों ने सर्वे किया है कि पॉसिबली जब इमरान खान साहब को पकड़ने के लिए हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी वहाँ पे पहुँचे तो वो किन किन रास्तों से निकल के जा सकते हैं। जिस तरह वो पहले गए थे ना नंगे पाँव गेट क्रॉस करके, इसी तरह का पूरा सर्वे आज मुकम्मल हुआ है। रिजवान रज़ी साहब, मैं इस सर्वे की तरफ आता हूं। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन आपकी इस खुशखबरी से मेरे और देखने वाले यानी नाजरीन के चेहरे खिल उठे होंगे कि एटलीस्ट जो ज़मान पार्क के सामने वाली शारा है वो खुलने जा रही है। इसलिए नहीं कि इमरान खान गिरफ्तार होने जा रहा है, बल्कि ज़मान पार्क के बाहर का जो इलाका है वो क्लियर हो जाएगा। कम से कम आम लोग जो वहां से गुजरते हैं, स्कूलों, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज के अंदर दफातर का रुख करते हैं, कम से कम उनको रास्ता मिल जाएगा। लेकिन एक सवाल जो शायद मैं आपसे कर सकता हूं, मैं किसी और से करूंगा, खासतौर पर पीटीआई वाले लोग मुझसे बहुत नाराज हैं इन दिनों, वो ये है कि सर आपको याद होगा कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार साहब थे, और उन्होंने बहुत सारे वीआईपी लोगों के घरों के बाहर लगे हुए प्रोटोकॉल्स, उनके घरों के बाहर लगे हुए बहुत सारे बैरियर्स को उखाड़ फेंका था। और ये बड़ा क्विकली हुआ था। मैं अगर कहूं कि ओवरनाइट हुआ तो शायद ये कहना भी बेजा नहीं होगा। क्या जब मैं कहता हूं कि किसी के बाप की सड़क है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, हमारी रोड है, तो यहां से कोई इदारा मुतहर्रिक होकर तहरुक पैदा करे, उखाड़ के साइड पे करे, परे करे, सर क्या ये इसमें को अमर माने हैं? देखिए, आपकी ये बात जो है ये पहले ही सुनी जा चुकी है। कम से कम जो मेरे पास इत्तला है कि 2 दफ़ा उनसे ये ऑफिशियली रिक्वेस्ट की गई है कि आपने ये डमाडोला जो यहाँ पे सजाया हुआ है इनको उठा के आप अंदर ले जाइए और इस सड़क की ट्रैफिक को डिस्टर्ब ना कीजिए। उनकी तरफ से ये जवाब लाजवाब आया कि हमारे तो यहाँ पे लोग खड़े ही नहीं होते, यहाँ पे तो मीडिया की DSNG वैन्स खड़ी होती हैं, आप उनको मना कर दीजिए। विच वाज अगेंस्ट द फैक्ट। मीडिया की DSNG वैन 3 नहीं तो 4 होंगी या 5 होंगी, और उनसे भी रिक्वेस्ट की जा सकती है। लेकिन बाकी वो जो कि मरने के लिए, खान के ऊपर मरने के लिए बाहर निकलो, या इस तरह के जितने भी उनकी पार्टी की पॉलिसी के ऊपर मुश्तमिल जो ये भी वैसे बड़े अचंभे की बात है, मीडिया के वो लोग, वो आम लोग जिन्हें ज़मान पार्क के अंदर चाय और बिस्किट नसीब नहीं होते, उन लोगों के लिए बाहर तिक्का बोटी चल रही है। यानी उनके लिए पार्टी चल रही है वहां पे, जिसमें बारबेक्यू हो रहा है, जिसमें बर्गर्स है, जंक फूड, कॉन्टिनेंटल, सबका भरपूर इंतजाम किया हुआ है। और हमारी तो इत्तलात के मुताबिक लंगर पानी करने आते हैं लोग वहां पे। हाँ, और बर्गर के साथ साथ भी होती हैं वहाँ पे। अगर आप गौर से कभी उधर से गुजरते हुए देखें, और आपको तो ये अजाब झेलना पड़ता है।
और अगर उसके ऊपर कोई एहतजाज वगैरह करे तो उसकी तबीयत साफ करने का भी एहतमाम होता है। जिस तरह के बनी गाला के बाहर कुछ लोगों ने एहतजाज किया था तो उनको गोलियां मार दी गई थी, और वो गोलियां मारने वाले जो मुजरम थे वो आज तक पुलिस की तहवील में नहीं आ सके। इस तरह यहाँ पे भी एक दो लोग जो हैं उनको ये जो है यहाँ पे हुकूमत डिज़ाल्व होने से पहले उनके ऊपर तशद्दुद का निशाना बनाया गया, और वो चूंकि दिन थे जब खलील खान फाख्ता उड़ाया करते थे, पंजाब में उनकी हुकूमत थी, तो एक दफ़ा तो उनको पीटीआई के कारकुनों ने इस घर के बाहर फेंटा, उसके बाद उसे ले जा के थाने में दोबारा पुलिस ने मारा और बीवी समेत जेल में बंद, हवालात में बंद कर दिया। तो ये दिन भी गुजरे हैं। यहाँ पे लोगों का जो गुजरने का रास्ता है उसको रोका जा रहा है। तो आप फिर, मैं कुछ और नहीं कहना चाह रहा, आप खुद मंतबक कर लीजिए इसको, खुद इसकी वजाहत कर लीजिए, खुद अपने जहन के अंदर एलेबोरेट कर लीजिए कि फिर ये लोग क्या कर रहे हैं। अच्छा रिजवान रज़ी साहब, क्योंकि हमारी गुफ्तगू में हो रहा है लोगों का, अब हमारी गुफ्तगू में इस्लामी टच आ ही गया है, तो आज इमरान खान साहब जेल भरो तहरीक की बात कर रहे हैं, सिपा सालारों की मिसालें देते हैं, खालिद बिन वलीद की भी देते हैं, सलाउद्दीन अय्यूबी की भी देते हैं, टीपू सुल्तान की भी देते हैं। क्या करना चाहते हैं? मतलब अगर गिरफ्तारी खुद नहीं देनी है तो क्या गीदड़ की 100 साल जिंदगी शेर की एक दिन की जिंदगी से बेहतर है? ये रिवर्स हो गया है सर? नहीं, आपको किसने कहा? ये पुरानी स्टेटमेंट है, अब वो इससे यू टर्न ले चुके हुए हैं। अब तो वो कहते हैं कि आप हमें बस एपीसी के अंदर बुला लें बाकायदा दावतनामा भेज के, तो हम ये वाला काम जो है जेल भरने वाला उसको मुलतवी किए देते हैं। ये पुरानी स्टेटमेंट थी ये सहाबा कराम की और जो थे बड़े बड़े उसकी। अब तो वो इस पे आ गए हैं कि अब उन्हें सिर्फ बुला लिया जाए एपीसी के अंदर। मौसूफ जो हैं वो आज वहाँ पे अदालत के अंदर उन्होंने इस बुनियाद के ऊपर पेशी नहीं दी कि मैं जख्मी हूं। ये पता नहीं कौन सा जख्म है कि 3 माह गुजर गए हैं, 2 माह के अंदर तो हड्डी भी जुड़ जाया करती है। ये इनका जो जख्म है, अब काफ़ी अर्सा आपने नोट नहीं किया, जख्म की तस्वीर जारी करना उन्होंने छोड़ दी है, पहले वो भी जारी किया करते थे। तो ये पता नहीं कौन सा जख्म है कि जो ठीक होने में नहीं आ रहा। 3 माह गुजर गए हैं, 2 नवंबर को ये हुआ था और आज हम 7 फरवरी के दिन बैठे हुए बात कर रहे हैं, यानी 3 माह और 5 दिन हो गए हैं। 3 माह 5 दिन के अंदर दुनिया का हर प्लास्टर खुल जाता है। तो जिस तरह का इलाज इनका हो रहा है शौकत खानम से, बाकी मर्जों का भी ऐसा ही इलाज होता होगा। फिर हम ये कहने में हक जानम है कि नहीं? सर देखिए, तोशाखाना रेफरेंस का आप हवाला दे रहे हैं जिसमें इस्तिस्ना की दरखास्त इमरान खान साहब के वकला ने आज फिर रखी, फिर मोहलत मिल गई, फर्द जुर्म आज आयद नहीं हो सकी। यही तो मैं सवाल कर रहा हूं, 2.5 दर्जन मुकदमात के अंदर आप प्री अरेस्ट बेल के ऊपर हैं, हिफाजती जमानत ले लेते हैं। अगर वाकई जेल भरो तहरीक है तो फिर क्या जो कॉमनर हैं, जो लोअर मिडिल क्लास के जो बच्चे जो इकट्ठे हो जाते हैं वहां पे, सोशल मीडिया, आप जिनको कीबोर्ड वॉरियर्स कहते हैं, क्या उनकी रजिस्ट्रेशन करा के उनको जेलों के अंदर देना मकसूद है? लीडरशिप जेल नहीं काटती? और क्या जेल भरो तहरीक ऐसे होती है सर? आपने अगर तारीखी हवालों में देखे तो पाकिस्तान से पहले भी और पाकिस्तान के बाद भी जब भी जेल भरो तहरीक चली है, पहले कायदीन ने गिरफ्तारियां दी हैं और बाकायदा उन्होंने नामजदगियां अनाउंसमेंट्स की है कि हम जब गिरफ्तार हो जाएंगे तो हमारे खिलाफ ये क़यादत, हमारे बाद ये क़यादत करेगा, और ये गिरफ्तार हो जाए तो इनके बाद ये क़यादत करे। ये वो गिरफ्तारी से पहले ये सारा कुछ अनाउंस कर दिया करते थे। इमरान खान साहब को तो हौल आता है ये सोचते हुए भी कि पीटीआई को उनकी गिरफ्तारी के बाद कौन लीड करेगा। उन्होंने तो बड़ा ज़रफ दिखाया, तो ये कहा कि बुशरा बीबी लीड कर लेंगी। वो फिर समझाने वालों ने समझाया कि वो जो आपके खिलाफ इल्ज़ाम लग गया है इद्दत वाला, उसके बाद वो भी लाइफ टाइम के लिए डिस्क्वालीफाई होंगी, तो इसलिए किसी और को नामजद कर दीजिए। तो उन्होंने नामजद नहीं किया तीसरी पार्टी को। तो इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि देखिए, लीडरशिप जो होती है वो बाय एग्जाम्पल सेट करती है कि वो क्या है। उन्हें खुद को फ्रंट से लीड करते हुए गिरफ्तारी देनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है, मेरी छठी हिस्स कहती है हालातों वाक़यात को देखते हुए, कि इमरान खान साहब ने जैसे पहले बहुत सारे यू टर्न ले रखे हैं अपनी सियासी ज़िंदगी के अंदर, अनकरीब वो इससे भी आपको मुराजियत अख्तियार करते हुए नजर आएंगे। आप उसे मुराजियत ही कहिएगा, यू टर्न ना कहिएगा, ठीक है? मुराजियत अख्तियार करते हुए नजर आएंगे। यानी रिजवान साहब, गिरफ्तारी या जेल भरो तहरीक का चैप्टर तो आपकी दानिश में क्लोज हो चुका प्रैक्टिकली। ऐसा होने वाला कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक फेस सेविंग है या लोगों के एक माइलेज कलेक्ट करना है, प्रोजेक्शन लेना है। जी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, गिरफ्तारी होगी,
लेकिन जेल भलो तहरीक नहीं होगी, ये मैं कह रहा हूं कि हालात वाक़यात देख के यही लग रहा है। एक दफ़ा गिरफ्तारी होनी है, कुछ हुक्मा ने ये बताया है कि ये गिरफ्तारी जो है ये पहली जो दिहाई होगी, यानी कि 1 से लेके 10 मार्च के दरमियान हो जाएगी, क्योंकि उस वक्त तक बहुत सारे केसेस जो हैं वो क्रॉप अप हो जाएंगे, इस लेवल पे आ जाएंगे कि उनको जब गिरफ्तार किया जाए तो वो ऐन कानून के मुताबिक किया जाए। और इसी को अवॉइड करने के लिए इमरान खान जो हैं ये सारे जो नारे लगा रहे हैं, ये सारी जो धमकियां दे रहे हैं इस वक्त। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं कि गिरफ्तारी हो जाएगी। वो लोग जो कहते हैं कि कप्तान हमारी रेड लाइन या इमरान खान हमारी रेड लाइन और हम ओवर डेड बॉडीज, तो क्या वो कप्तान को इतनी आसानी से गिरफ्तार होने देंगे? और अगर कप्तान गिरफ्तार हो जाते हैं तो क्या वो लोग जाके गिरफ्तारियां नहीं देंगे? देखिए, इमरान अहमद खान नियाजी साहब के जो वोकल पर्सन हैं, जो उनके वोकल इंटरप्रेटर हैं या तर्जुमान हैं, उनकी गिरफ्तारी पे क्या हुआ है? मेरा मतलब है कोई शीशा टूटा है, कोई सड़क रुकी है, कोई हड़ताल हुई है, कोई पिंडी बंद हो गया है, कोई चेयरिंग क्रॉस पे मुजाहरा हो जाता, कोई डी चौक में कोई 50-60 बंदे इकट्ठे हो जाते, कुछ भी नहीं हुआ। सोशल मीडिया पे तूफान मचा हुआ है। रिजवान रज़ी साहब, लास्टली एंड वेरी क्विक, मुझे ब्रेक लेनी है, मुझे ये बताइएगा सर, ये सब पुरानी तनख्वाह पे काम करेंगे आप ये कह रहे हैं? देखिए, मैं आपके पास वक्त कम है लेकिन मैं बता दूं, गुज़िश्ता रोज़ एक मुलाकात की है आमिर डोगर जो कि चीफ व्हिप थे पीटीआई के कौमी असम्बली के अंदर, और रियाज फतेहाना जो कि उनके पार्लिमानी अमूर को देखते हैं। दोनों इलेक्शन कमिश्नर से मिलने के लिए इन्होंने टाइम मांगा। इलेक्शन कमीशन ने अपना पूरा जो उनका कोरम है वो बिठा लिया, साथ में रिकॉर्डिंग के लिए इंतज़ाम कर लिया और साथ में नोट टेकर का भी इंतज़ाम किया, और उन्हें कहा जी फरमाइए आप क्या फरमाते हैं। तो इन्होंने बड़ी लजाजत से ये कहा कि ये जो सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन है ये आप कौमी असम्बली के इंतखाबात के साथ ले जाइए। ये वो ख़बर है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने लीक की है, क्योंकि ये ख़बर नशर हो चुकी और इसका कोई डिनाइल नहीं आया अभी तक की इतलात के मुताबिक। तो उस पर उन्होंने कहा कि आप ये अपनी पार्टी की क़यादत की मर्ज़ी से कह रहे हैं। तो इन दोनों ने फरमाया कि जी नहीं, ये हमारी अपनी राय है। तो उन्होंने कहा ये आप अपनी राय अपनी पार्टी की क़यादत से डिस्कस करके हमें लिख के दे दीजिए तो हम इस पर गौर कर लेंगे। अब आप देखिए, एक तरफ तो पीटीआई जो है वो इंतखाबात का इल्तवा मांग रही है कि सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन ना हो, वो कौमी असम्बली के साथ हो जाए, जो कि उनके बकौल अक्टूबर में होने हैं। ये भी इन चीफ व्हिप साहब ने और रियाज फतेहाना साहब ने वहां पे अर्ज किया कि वो अक्टूबर में होंगे तो उनके साथ ही हो जाए। यानी कि इसका मतलब ये है कि पीटीआई तो फेस सेविंग चाह रही है भाई, कि इलेक्शन जो है वो कौमी असम्बली के सूबाई असम्बलियों के कौमी असम्बली के साथ करवा लीजिएगा। आपको और मुझे ये कहा सुनाया जा रहा है कि इलेक्शन की डेट ना देती तो मैं वक्त पा देंगा। सर, ये उसी तनख्वाह पे नहीं, ये कहते हैं कि काम भी करवा लें, तनख्वाह भी ना दें, लेकिन कम से कम हमें बाहर निकल के बड़क जरूर लगा लेने दें कि हाँ इसी वक्त पा देता है। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान रज़ी साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास हुआ है इंतखाबात के हवाले से। एक अहम खबर आपने दी है आमिर डोगर और जनाब फतेहाना साहब से मुताल्लिक, एक और अहम खबर भी है, वो अहम खबर शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां तहलील हुए 20 रोज से जायद गुजर चुके हैं, लेकिन दोनों सूबों में इलेक्शन कमीशन और गवर्नेंस की जानिब से इंतखाबात की तारीख सामने नहीं आई, जिस वजह से यह मामला सियासी कशीदगी का बाइस बना हुआ है। इलेक्शन की तारीखों का ऐलान ना होने या इनमें ताखीर पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जेल भरो तहरीक का ऐलान कर चुके हैं, जबकि दूसरी जानिब हुकूमत चाहती है कि कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात एक ही वक्त में हों, ताकि मुल्क की मईशत पर बोझ भी कम हो और इंतखाबी पेचीदगियों का भी कम से कम सामना करना पड़े। इस वक्त अदालतों में भी ज़ेर समात है, और इसी दौरान आज इलेक्शन कमीशन का भी दोनों सूबाई असम्बलियों में इंतखाबात के लिए एक अहम इजलास हुआ है, जिसमें IG खैबर पख्तूनख्वा मौज़िम जान अंसारी और चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा इमदादुल्लाह बोसाल शरीक हुए। ज़राए के मुताबिक IG KP ने इजलास को ब्रीफिंग देते हुए इलेक्शन कमीशन को बताया कि इंतखाबात में दहशतगर्दी के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। ये नहीं कहा जा सकता कि आइंदा इंतखाबात पुरअमन होंगे। IG KP के यानी इलेक्शन ना कराने की तरफ मामला जाते हुए दिखाई देते हैं। IG खैबर पख्तूनख्वा ने अपनी ब्रीफिंग में बताया कि सूबे में इंतखाबात के इनेकाद के लिए 57,000 एहलकारों की कमी का सामना है। उन्होंने मजीद बताया
कि अगर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से पुलिस फोर्स की खिदमत ली जाए तो फिर भी इस कमी को पूरा नहीं किया जा सकता। इस कमी को पूरा करने के लिए पाक फौज और फ्रंटियर कोर की मदद दरकार होगी। मजीद उन्होंने बताया कि साल 2022 में पुलिस पर 494 हमले हुए, जबकि साल 2030 में अब तक 46 हमले हो चुके हैं। इसी तरह साल 2022 में पुलिस के 119 जवान शहीद हुए, जबकि 2023 में अब तक 93 जवान शहीद हो चुके हैं। उन्होंने ये ब्रीफ किया कि इंतखाबात के दौरान दहशतगर्दी की कार्रवाई के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता और नहीं कहा जा सकता कि आइंदा इंतखाबात मुकम्मल तौर पर पुरअमन होंगे। इलेक्शन कमीशन का ये इजलास कल भी जारी रहेगा, जिसमें चीफ सेक्रेटरी पंजाब और डी लॉ अपनी टीम के हमरा शरीक होंगे। इस इजलास में भी पंजाब में इंतखाबात के हवाले से तबादला ख्याल होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहादी दोनों सूबों में इंतखाबात के लिए कानूनी जंग का आगाज कर चुके हैं, लेकिन हुकूमत के अक्सर सीनियर रहनुमा मुल्क की मईशत और दोबारा से सर उठाती दहशतगर्दी के तनाजुर में इंतखाबात में ताखीर की बात कर रहे हैं। आज गवर्नर केपी के हाजी गुलाम अली ने गवर्नर पंजाब अलीगुर रहमान और निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी से मुलाकात की, जिसमें इत्तफाक किया गया कि मौजूदा हालात में मुल्क अलहदा इंतखाबात का मुतामिल नहीं हो सकता। इसलिए कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात अगस्त में वफाकी हुकूमत की मुद्दत पूरी होने के बाद रवा बरस के आखिर में कराने चाहिए। इसके अलावा हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से ये ऐलान भी किया जा चुका है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात 90 रोज़ बाद कराने के लिए नई कानून साजी की जरूरत नहीं है। इसे मीडिया से बात करते हुए गवर्नर पंजाब ने सहाफ़ियों को बताया कि पाकिस्तान 2 अलग-अलग इंतखाबात का मुताहम्मिल नहीं हो सकता, क्योंकि इस मश्क पर अरबों रुपए खर्च होंगे, जबकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात वफाकी हुकूमत की मुद्दत पूरी होने के बाद कराए जाएंगे। बिलियंस ऑफ रुपीस जो हैं वो इलेक्शन में अखराजात आते हैं और उन इलेक्शंस के अखराजात को मद्देनजर रखे बगैर कभी कहा जाता है कि जी 20 हल्के हैं तो उसमें एक ही शख्स खड़ा हो जाएगा और वो 20 हल्के जीत के दोबारा फिर रिजाइन कर देगा, फिर अगले 33 हल्कों में एक ही शख्स खड़ा हो जाएगा, फिर रिजाइन कर देगा। तो बार बार इलेक्शंस जो हैं वो रिपीट किए जाएंगे। पता है कि 6 महीने बाद जनरल इलेक्शन आने हैं, लेकिन 2 सूबों में इलेक्शन बस आज ही हो जाने चाहिए और तमाम चीजें। तो हम अगर इलेक्शंस में ही रहेंगे, अरबों रुपए वेस्ट करते रहेंगे, तो उसका भी फायदा नहीं है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख ना देने पर दोनों सूबों के गवर्नर्स ने पहले ही यकसा मौक़िफ़ इख्तियार कर रखा है और इलेक्शन कमीशन को इस मामले पर फैसला करने से पहले मौजूदा सिक्योरिटी और माशी सूरत हाल का जायजा लेने और मुतल्लिका हुक्काम से मशवरा करने की तजवीज़ दी है। आज वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये बात दोहराई कि मुल्क में इंतखाबात एक साथ होने चाहिए। बार बार इंतखाबात से मुल्क इंतशार का शिकार होगा और ये भी मुमकिन नहीं है कि मुल्क की मईशत इसकी मुतामिल हो, मुल्क में सारा साल इंतखाबात हो। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये मौक़िफ़ मलिक अहमद खान भी दे चुके हैं। अब ये पहली बार नहीं है कि हुकूमत मुल्क में कबल अज़ वक्त जनरल इंतखाबात या दोनों सूबों में अलग और बाकी इंतखाबात अलग कराने की मुखालफत कर चुकी हो। इमरान खान इक़्तिदार से निकलने के बाद से कबल अज़ वक्त इंतखाबात के लिए हर हरबा आजमा चुके हैं। हुकूमत शदीद माशी हालात और सिक्योरिटी सूरत हाल से भी दो चार, और इसी तनाजुर में इंतखाबात कराने से गुरेज़ा भी दिखाई देती है। जिस तरह के मसाइल इस वक्त हुकूमत के सामने, इसी बारे में वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी बता चुके, अपनी राय का इजहार कर चुके। आज़म नज़ीर तारड़ क्या कहते हैं और उनका क्या मौक़िफ़ है इस आईनी मुतालिक, ज़रा वो भी आपके सामने रखता है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, कोई मौशी लिहाज से कोई ऐसी सूरत हाल से अल्लाह ना करे कि कोई ऐसी सूरत हाल बने, तो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्पेंसेशन मौजूद है। आइन में ऐसी शिक्के हैं जिनकी वजह से आप इख्तियार देते हैं आइन के अंदर रहते हुए ही कि आप उसमें वक्त की कमी बेशी की जा सकती है। अब ये मौक़िफ़ है लॉ मिनिस्टर का। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब पहले ही ये कह चुके हैं कि ऐसी कोई बंदिश मौजूद नहीं है। अगर गैर मामूली हालात हों, वो सिक्योरिटी के हो सकते हैं, जैसे आज मईशत को जो है वो गैर मामूली हालात का सामना है, सख्त मुश्किलात से दो चार है, तो ऐसे में इंतखाबात का मुताहम्मिल मुल्क नहीं हो सकता कि दोनों सूबों के अंदर अलग अलग इलेक्शंस कराए जाएँ, उसके बाद वफाक के अंदर मरकज़ में अलग इलेक्शंस कराए जाएँ। तो ऐसी गुंजाइश मौजूद है। और फिर ये खबरें भी सामने हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने इलेक्शन कमीशन में जाके चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की कोशिश की है। उन्हें ये बावर कराने की कोशिश की है कि भाई हम भी ये चाहते हैं कि दोनों सूबों में अलग और मरकज़ में अलग इंतखाबात ना कराए जाए, बल्कि इंतखाबात एक साथ होने चाहिए। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश भी है, ऑन द फेस ऑफ इट कैमरे के सामने नहीं है, पब्लिकली नहीं है, मीडिया में नहीं है, लेकिन एक कंसेंसस तो बज़ाहिर मालूम होता है और उसके पीछे भी कुछ वजूहात हैं। अब APC के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाती है, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के अंदर जो मज़ीद 2 रोज़ डिले हुई है, एक इंतहाई नाखुशगवार वाक़े की सूरत में जो सानहा हुआ है तुर्की के अंदर और शाम के अंदर, उसकी वजह से अब सूरत हाल, और ये लग भी रहा है कि अब ये जो 2 दिन का एक कुशन मिला है, रूम मिला है, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एग्री भी हो जाएगी, जेल भरो तहरीक भी नहीं होगी और इंतखाबात के हवाले से जो कंसेंसस डेवलपमेंट है और फिर जो केयर टेकर सेटअप और बाकी मामलात है इलेक्शन का, वो भी बड़ी खुशउस्लूबी के साथ तय पा जाएगा। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिए।
बरादर इस्लामी मुल्क तुर्किया और शाम में ये के बाद दीगरे 3 ज़लज़लों से हर तरफ तबाही के मनाज़िर हैं। हंसते बसते शहर सेकंड्स में मलबे के ढेर बन चुके हैं। तुर्किया में पीर के रोज़ आने वाले दोनों ज़लज़लों के बाद आज फिर 5.6 रेक्टर स्केल पर शिद्दत का ज़लज़ला दोबारा आया है। अब तक इन ज़लज़लों के झटकों से अमवात की तादाद 5000 तक पहुँच चुकी है, जबकि आलमी इदारा सेहत के हुक्काम ने हौलनाक ज़लज़ले के नतीजे में हलाकतों की तादाद 20,000 तक पहुंचने के खदशे का इजहार किया है। इससे कबल तुर्किया में साल 1999 में मौलिक तरीन ज़लज़ला आया था, जिसमें 17,000 अफराद हलाक हुए थे। इन ज़लज़लों से 3700 से ज़ायद बिल्डिंग्स ज़मीन बोस हुई थी। मलबे में फंसे जिंदा अफराद को बचाने के लिए रेस्क्यू वर्कर्स की कोशिशें जारी हैं और ज़लज़ले के बाद से अब तक 285 से ज़ायद आफ्टर शॉक्स आ चुके हैं। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक पीर को पहला ज़लज़ला 20 लाख आबादी पर मुश्तमिल करमान और गाजी अंतीब शहर के दरमियान मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 4:17 पर आया, जिसकी गहराई 18 किलोमीटर थी, जिससे मुल्क के 3 बड़े एयरपोर्ट्स भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। गाजी अंतीब, जहाँ शाम में एक दहाई तवील जंग से पनाह के लिए तुर्की आने वाले हज़ारों अफराद क़याम पजीर थे, वहाँ रेस्क्यू वर्कर्स चीखते और रोते हुए मलबे को हटाने में मसरूफ़ थे कि यकायक एक और इमारत मुनहदम हुई और देखते ही देखते उनकी आंखों के सामने वो भी ज़मीन पोस हो गई। इब्तदाई ज़लज़ला इतना शदीद था कि इसे ग्रीनलैंड जितना दूर महसूस किया गया। शदीद सर्दी और बाज़ इलाकों में बर्फबारी के बायस मुतासिरीन को कठिन हालात का सामना है और आफ्टर शॉक्स के बायस लोग शदीद खौफ में मुब्तला हैं। इंतहाई सर्द मौसम के बावजूद खौफ में जकड़े रिहायशियों ने रात सड़क पर गुजारी। शाम और तुर्किया में ज़लज़ले के बाद से पूरी दुनिया से इमदादी कामों और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए टीमें पहुंचना शुरू हो गई। पाकिस्तान से भी वज़ीर आज़म की हिदायत पर इमदादी सामान लेकर खुसूसी तैयारा तुर्किया रवाना हुआ है। तर्जुमान NDMA के मुताबिक C-130 तैयारे में पाक फौज की सर्च और रेस्क्यू टीम के हमरा 3 टन इमदादी सामान भी मौजूद है। आज सुबह दूसरी परवाज़ 15 टन इमदादी सामान और रेस्क्यू 1112 के एहलकारों को लेकर तुर्किया रवाना हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद भी तुर्किया से की आवाम से यकजहती के लिए बुध को अंकारा रवाना होंगे, जिसके पेश नज़र जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस है, यानी जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है, वो भी मुलतवी हुई है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने अपनी ट्वीट में बताया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अंकारा रवाना होंगे। वो सदर उर्दवान से ज़लज़ले की तबाही, जानी नुकसान पर अफसोस और ताज़ियत का इजहार करेंगे। तुर्किया की आवाम से यकजहती का इजहार किया जाएगा। मरियम औरंगज़ेब ने मज़ीद बताया कि वज़ीर आज़म के दौरे तुर्किया की वजह से जुमेरात 9 फरवरी को बुलाई गई APC मौखर की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से यकीनन बरादर इस्लामी मुल्क की जितनी हर मुमकिन मदद हो सकती है वो की जाएगी। इस वक्त ऑब्वियसली हमारे यहाँ भी सिचुएशन इकोनॉमिक डोमेन के अंदर मुश्किल है, एक टर्मोइल दिखाई देता है, दहशतगर्दी जैसी अफरीद का सामना भी है, लेकिन बरादर इस्लामी मुल्क में ये जो सिचुएशन, ये जो कैलेमिटी, नेचुरल कैलेमिटी है, वो इस वक्त दरपेश है। बहुत से लोग सवाल उठा रहे हैं कि ऐसे में पाकिस्तान क्या इतनी बड़ी मैसिव लेवल पर इमदाद का मुतहम्मिल हो सकता है। तो ऑब्वियसली इस वक्त तुर्की को हमारी ज़्यादा ज़रूरत है, वॉलंटियर्स की ज़्यादा ज़रूरत है, रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन वालों की ज़्यादा ज़रूरत है, उस इक्विपमेंट की ज़रूरत है जिससे इस सर्च ऑपरेशन में मदद मिल सके। तो जाहिर है कि हमें इस मौके पर बिला तफरीक और ऐसे सवालात को जहन में लाए बगैर हर मुमकिन मदद करनी चाहिए तुर्की और शाम में फंसे हुए लोगों की। एक क्विक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। IMF वक्त पाकिस्तान में है, 9th रिव्यू से मुताल्लिक मुज़ाकरात हो रहे हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद बताते हैं कि वो इसहाक डार को भी और उन्हें भी बहुत टफ टाइम दे रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि IMF का ये 9th रिव्यू मुकम्मल हो, कंडीशंस फुलफिल करने के लिए जो शराइत सामने रखी जा रही हैं इस डील को करने के लिए, वो खासी सख्त हैं, जिसके लिए खासा एक पॉलिटिकल कैपिटल है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को देना पड़ सकता है। यानी मुस्लिम लीग नून तो अकेली नहीं, लेकिन क्योंकि PMLN लेड कोलिशन है जिसकी क़यादत शहबाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर आज़म कर रहे हैं, और जो फिनांस डिवीजन है ख़ास तौर पे वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब हैं, और इसहाक डार साहब की आमद के साथ ही एक सेलिब्रेशन मोड ऑन हो गया था कि मामला ठीक हो जाएंगे, और फिर इसहाक डार साहब IMF को आंखें भी दिखा रहे थे। लेकिन अब IMF ने आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं, और चंद कंडीशंस में से एक कंडीशन ये भी है कि जो पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर सेल्स टैक्स है, एक तरफ तो पेट्रोलियम लेवी को 50 रुपये तक ले जाने की बात हुई थी, खासी हद तक ये मामला अचीव किया हुकूमत पाकिस्तान ने, लेकिन अब जो सेल्स टैक्स है उसमें भी इजाफा करने की बात हो रही है, यानी 17% से उठाकर उसको 18% किया जाएगा। और सनतकार अब ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बस आप इजाफा समझे कि हुआ चाहता है, और वो कितना इजाफा होगा, तकरीबन 40 रुपए का मजीद इजाफा, ये बोझ बर्दाश्त करना पड़ सकता है, ख़ास तौर पे जो डीजल है उसकी, क्योंकि अब जो सनत है, जो इंडस्ट्री है हमारी, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, उसका बड़ा ताल्लुक है इस फ्यूल के साथ, डीजल के ऊपर
बहुत सारे मामला चलते हैं, तो उससे जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, गुड्स की कॉस्ट है, यानी एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा, क्योंकि IMF की कड़वी गोली खानी पड़ेगी, इस 9th रिव्यू को मुकम्मल करना ही पड़ेगा। जो रिजर्व्स की इस वक्त हमारी सिचुएशन है $3 बिलियन के अंदर, वो मुश्किल 2 से 3 हफ्ते की इंपोर्ट्स के लिए काफ़ी है। तो ये कड़वी गोली खाएंगे, लेकिन ये असल जो कड़वी गोली है, ये कड़वे घूम, वो एक आम कॉमनर पब्लिक जो है वो अपनी हलक से नीचे लेकर जा रहा होगा। जब वो जाएगा तो ऑब्वियसली हुकूमत के लिए कोई अच्छी बात नहीं होगी। अब इससे हुकूमत कैसे काउंटर फाइट करती है, इस सारे मामले को कैसे काबू किया जाता है, और फिर कहाँ से जो रेवेन्यूज़ है वो लिए जाते हैं और हमारे रिजर्व्स को बेहतर किया जाता है, अगले आने वाले दिनों में ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। प्रोग्राम के वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचे, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।